चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। And welcome guys, this is Bharat and you're watching my YouTube channel Smart GS10 guys, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंपोजिशन स्कीम के बारे में हम एक लॉन्ग डिस्कशन रहेगा। सेक्शन 10 के बारे में हम जानेंगे, सेक्शन 10 होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में बता देता हूँ। कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो एक बहुत ही सिंपल एंड हेजल फ्री कंप्लाइंस है जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्मॉल टैक्स पेयर बेसिकली ऐसे टैक्स पेयर्स जो डेली रूटीन वाले आइटम्स होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी मान लीजिए अकाउंट्स मैनेज करने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ, तो उन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई थी। तो ये जो स्कीम है इट इज़ द वॉलंटियर एंड ऑप्शनल। ये वॉलंटियर है और ऑप्शनल है, मतलब सभी लोग ले सकते हैं। इसके साथ अब हम इस स्कीम का कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन जानेंगे। देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं जीएसटी में तो दो स्कीम है। सबसे पहले तो मैं बात कर देता हूँ, तो जो पहली स्कीम है होती है वो रेगुलर स्कीम है और दूसरी जो स्कीम है वो कंपोजिशन स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो स्कीम आपके सामने दिख रही हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम है नॉर्मल लेवी जो है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 को दर्शाती है, एक्ट ऑफ जीएसटी एक्ट। इसके साथ जो कंपोजिशन लेवी है वो सेक्शन 10 को दर्शाती है। तो हमारा जो आज का डिस्कशन रहेगा वो कंपोजिशन 10 के रिगार्डिंग रहेगा। इसके साथ अब इस स्कीम में जो मोस्टली पार्ट जो होता है वो क्या होता है तो देख लीजिए। अगर आप कोई भी नॉर्मल स्कीम लेते हैं तो बेसिकली उस पर आप चार्ज द रिसीट विद जीएसटी, आप सामने वाले से जीएसटी चार्ज करते हैं। आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप रेट वाइज जो भी है रेट एज पर नोटिफिकेशन, मतलब जो भी नोटिफिकेशन के हिसाब से रेट डिसाइड हुए हैं उनके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल स्कीम लिए हुए हैं। और इसमें कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कहाँ सप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आप सभी जगह सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो सेक्शन 10 हमें ये कहलाता है कि सबसे पहले तो देखो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी पार्टी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सामने वाले को बिल दोगे तो बिल पे आप सिर्फ अमाउंट लगाओगे कि आपने मान लीजिए अगर आप देना चाहते हो तो कोई इसमें मेन ये नहीं है, मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि आप बिल नहीं शो करोगे, आप बिल देना चाहते हो कि आपको देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा है आप एक कॉन्सनट्रेटेड अमाउंट पे आप सीधा सीधा चार्ज कर दो कि आपने 1000 रुपये का सामान उसको दिया। ठीक है, बिल हम तब देते हैं जब किसी रजिस्टर सप्लायर को अगर हम सप्लाई देते हैं तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम का बिल ऑफ सप्लाई के नाम से देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो रजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स चार्ज कर सकता है, मैं बता चुका हूँ। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाला सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके जो एक्ट में है वो उसको टोटल टर्नओवर पे टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए का मंथली टर्नओवर किया है तो वो 1% देगा और उसका 1000 रुपये भर के वो अपना सेल एडजस्ट कर लेगा। तो ये चीज़ होती है वो कंपोजिशन स्कीम हमें बताती है। और कंडीशन सही में कि आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे, रेट एज पर रूल्स तो ये तो फॉलो ही नहीं होता आपके उसमें। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके आगे हम चलते हैं तो आप यहाँ देखिए बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो ये बेनिफिट क्या होते हैं इसके, तो बेनिफिट हम समझ लेते हैं। तो बेनिफिट सबसे यही है इसका मेन कि आपको कोई भी नो एलुरेट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड टू मेंटेन, आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लाइंस नहीं देना है जहाँ पे आप अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करो। आपके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्टिव में नहीं लिखा है कि आप ये चीज़ें करो। ठीक है, इसके बाद सिंपल क्वार्टरली रिटर्न है। इसमें पहले क्वार्टरली था लेकिन अब आगे कुछ नोटिफिकेशन आए थे जिसमें उन्होंने टैक्स का पेमेंट कर दिया था कि आप क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करिए।
और उसके बाद आप इसको एनुअल रिटर्न में फाइल कर दीजिए जो भी आपका टर्नओवर है, ठीक है। कोई ऐसा हेजल वो नहीं है कि इसमें ये सारी चीज़ें से जो रेगुलर स्कीम में होता है उसमें काफ़ी सारे रिटर्न होते हैं। सबसे पहले तो 3B होता है, GSTR 1 होता है, ये चीज़ें पैनिक होती हैं, सारी सप्लाईज आप मिलाइए, 2A चेक करिए, ITC क्या है क्या नहीं है, किसको है, क्या आया है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें रेगुलर स्कीम में होती है जो सेक्शन 9 को हमें दर्शाता है। लेकिन इसमें जो है वो ऐसी कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो आप इसमें, ये सारी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज पर रेगुलर स्कीम का। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये है आपका कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए अच्छा है जो साल में 30 से 40-50 लाख रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं, तो उस केस में उनके लिए बेटर है, वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल GST की जो रेस्ट्रिक्शन है वो एग्जेम्प्ट जो है वो 40 लाख तक है। 40 लाख तक अगर आपके गुड्स के केस में कोई भी टर्नओवर जाता है तो आपको GST लायबल ही नहीं हो आप तो लेने के लिए। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप इसके बाद ये सारी चीज़ें जाते हो तो फिर कंपोजिशन स्कीम लिया था। तो पहले इसका 50 लाख रुपए था, उसके बाद 75 लाख रुपए कर दिया गया, और उसके बाद अब करंट में 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये इसकी लिमिट एक साइड है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। कुछ स्टेटों में है, कुछ स्टेटों में नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका जो मेन कंक्लूजन यही है कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर के साथ लेके चलना है, पेन बेस, मतलब आप अगर कंपोजिशन स्कीम आपने लिया हुआ है, एक बार ऑप्ट किया हुआ है, तो आप उसके बाद रेगुलर नहीं ले सकते हो, आपको कंपोजिशन ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक पेन पे आपने 2 बिजनेस हैं, एक है मिस्टर ए ट्रेडर्स या MA ट्रेडर्स, और दूसरा है आपका BK ट्रेडर्स। तो एक मान लीजिए कंपोजिशन स्कीम रन कर रहा है, और एक आप चाहते हो कि भैया हमारा ये फॉर एग्जांपल कहीं भी दूसरे स्टेट में है तो उसको हम रेगुलर में ले जाएं, तो नहीं होगा, आपको कंपोजिशन ही रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके साथ इसके बाद हमारा जो मेन टास्क रहता है वो हमारा इसमें टर्नओवर के रिगार्डिंग रहता है। टर्नओवर क्या कौन सा हमें इंक्लूड करना है, तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें टर्नओवर में आती हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरप्ट सप्लाई बट एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई विच इज द पेबल ऑफ पर्सन ऑफ रिवर्स चार्ज। तो बेसिकली रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट अगर आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई की है तो वो भी आएगा। तो रिवर्स चार्ज बेसिकली सर्विस के सेक्टर में है, गुड्स के सेक्टर में तो ख़त्म कर दिया गया था। इसके साथ टैक्सेस इंक्लूड सेस पेड अंडर द GST लॉ, ये तमाम चीज़ें जो होगी वो टर्नओवर के इंक्लूड में आएंगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इसके आगे के टास्क की, तो इसमें हम देख लेते हैं। अब काफ़ी सारा इसमें लिखा हुआ है, मैं बता चुका हूँ डिटेल में, आप पढ़ना चाहें तो मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा, तो आप पढ़ते रहना, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हम अगर बात करते हैं तो हमारा जो कंपोजिशन स्कीम के जो रेट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। मैन्युफैक्चर के लिए यहाँ पे आप दिया हुआ है 1% कर दिया गया था। नोटिफिकेशन लाया गया था, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से पहले 2 था, फिर बाद में उसको 1 कर दिया गया। रेस्टोरेंट के केस में इसको 5% रखा गया है। सर्विस के केस में सिर्फ रेस्टोरेंट है, इसमें याद रखना, ठीक है। इसके साथ इन केस ऑफ अदर सप्लायर, अगर आप कोई भी ट्रेडर्स का काम करते हो, कुछ सप्लाई को छोड़ के, जैसे टमैको वगैरह हो गया, आइसक्रीम वगैरह, इनको छोड़ के इसमें आप 1% के हिसाब से अपना आउटपुट लायबिलिटी डिक्लेयर कर सकते हो, आपको इतना देना पड़ेगा। और इसके साथ अदर देन सर्विस प्रोवाइडर है, तो अगर आपका कोई टर्नओवर 50 लाख के नीचे जाता है सर्विस के केस में, तो आप 6% की स्कीम, मतलब 6% के हिसाब से टैक्स भर के उसको कंप्लायंस को फाइनल कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्कस कर लूँगा। हाँ चलिए ये भी कर लेते हैं। इसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, कंपोजिशन 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, REG 1, ITC 01, ये क्या होते हैं। तो देखिए कंपोजिशन 1 ऑफ द स्कीम, अगर आपको कोई स्कीम को ऑप्ट करना है तो ये आप फाइल करिए। इंटीमेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ ऑप्ट ऑफ GST नॉर्मल टैक्स पेयर, अगर आपको कोई नॉर्मल टैक्स पेयर में आप आना चाहते हो तो ये फाइल करिए। डिटेल ऑफ स्टॉक एंड इनवर्ट फॉर रजिस्टर अनरजिस्टर्ड सप्लाई, अगर आप कोई भी मान लीजिए स्टॉक का इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, इनकेस अगर आप
रेगुलर में आते हो तो। इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल द स्कीम, अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो ये फॉर्म। सो कॉज नोटिस इज द कंसर्न रेगुलर विद द प्रॉपर ऑफिसर, अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर कोई भी सो कॉज नोटिस देता है तो COMP 05 COMP 056 से आप उस सो कॉज नोटिस का रिप्लाई दोगे। इशू ऑफ ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो COMP 07 से। रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आपको कोई कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन लेना है तो REG 1 से। ITC 1 डिटेल ऑफ इनपुट स्टॉक इन द सेमी फिनिश्ड गुड्स, अगर आप कोई भी स्टॉक की डिटेल देना चाहते हो ITC 01 से तो वो चीज़ है। ये तब होता है जब हम विड्रॉल करते हैं कंपोजिशन स्कीम से। ITC 03 जो होता है इंटीमेशन ऑफ ITC अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। इसका सब कुछ ये एक यहाँ पे आप देखिए कि सबका टाइम पीरियड दिया है, कब कब हमें क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे सब बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें फाइंड किया कर करके। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है कि जो रेगुलर स्कीम है उसमें आप ITC ले सकते हो, इसके साथ टैक्स का जो बर्डन है वो आपका एक हिसाब से स्टॉक पे धीरे धीरे एडजस्ट होता रहता है, लेकिन इसमें जो होगा वो टर्नओवर के बिहाफ पे एडजस्ट होगा। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लीजिए। तो देखिए बिलो 75 लाख जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद 1.5 करोड़ जो है इनको छोड़ के जैसे MP, UP ये तमाम जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 1.5 है। इसके बाद बिलो 50 लैक्स के अंदर अगर है तो सर्विस के केस में यहाँ पे ले सकते हो। मतलब ये चीज़ें हैं, यहाँ स्टेट में आपको ये टर्नओवर आपका लिमिट रहेगा, इसके बाद आप जाओगे तो आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर 1.5 से बाहर गया तो आपको उसको तुरंत रेगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप वायलेशन करोगे एक्ट का। इसके साथ अगर आपका इन स्टेट में 75 लाख से 76 लाख जाता है तो आपको तुरंत उसको चेंज करना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम जो होते हैं, तो देखो सबसे पहले तो वही कंडीशन है कि कैन नॉट बी एंगेज सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन सप्लायर फूड और ड्रिंक ह्यूमन कंजस्शन। तो अगर आप कोई भी ऐसी सब सर्विसेज है, कोई ऐसी सप्लाई है जो फूड और ड्रिंक या अदर कोई ह्यूमन कंजस्शन को इंगेज करती है तो उस केस में आप इसको नहीं ले सकते हो। कैन नॉट इंगेज मैन्युफैक्चर ऑफ सर्विस, कुछ ऐसे गुड्स नोटिफाइड है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर को इसमें नहीं ले सकते हो। कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर GST, कैन नॉट सप्लाई गुड्स थॉट ई-कॉमर्स, ये तमाम चीज़ें रहेंगी वो ये है। नो इंटर स्टेट सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आपका एक स्टेट है MP और दूसरा स्टेट है UP, ठीक है, तो आप MP से UP इसको नहीं दे सकते हो, याद रखना है आपको। आप सिर्फ MP के अंदर ही सप्लाई डालोगे, इसमें जो भी है आप MP के अंदर कहीं भी भेजो, MP में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जो भी आपको है वहाँ भी, लेकिन MP से UP क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, माल ले सकते हो, लेने में कोई इशू नहीं है, UP से आप माल मंगा सकते हो MP के अंदर, लेकिन बेचोगे सिर्फ उसको MP में। तो ये इसके साथ पेमेंट ऑफ कंपोजिशन टैक्स, ये चीज़ें डज नॉट हैव टू कलेक्ट टैक्स, आप किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, मैं बता चुका हूँ आपको। और इसके साथ वही चीज़ें कि एक पेन बेस पे आप सिर्फ कंपोजिशन स्कीम को रन अप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग करो, ठीक है। इनपुट टैक्स का कोई वही नहीं है कि इनपुट टैक्स तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ थी जो मैंने एक कंपोजिशन स्कीम का आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। सेक्शन 10 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपोजिशन स्कीम के लिए, उसके लिए अभी GSTR 4 जो है उसका जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर कर दिया गया है, ठीक है, उसको भरना ही। अब उसमें जो मेन टास्क मंगा रहा है वो परचेज का डिटेल मंगा रहा है। अब एक्ट में आप कहीं भी देखोगे वहाँ पे तो यही लाइन लिखी है भैया कि आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज ही नहीं हुए तो फिर परचेज की डिटेल कहाँ से सामने वाला डालेगा। और इसके साथ क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं परचेज का तो रिकॉर्ड ही नहीं मैनेज करते, जब स्टॉक मैनेज नहीं करना तो उसको माल आया बिक गया, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अभी एक्ट तो अलग ही डिफरेंस है क्योंकि ये मैंने सोर्स निकाला हुआ है, तो ये तो मैंने ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो साइट है उससे निकाला हुआ है, उसी से मैंने इसको स्टडी किया हुआ है। इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो हमें ये चीज़ें बताता है कि नहीं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा प्रॉपर में मैनेज करना है, उस तरीके से काम करें। क्योंकि जब आप टर्नओवर पे पूरा 1% ले रहे हो तो वो है, तो सीधा सीधा कॉम्प्लायंस है, उसको कवर अप कर रहे हो।
ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमें सपोर्ट करते रहना। मैं इसी तरीके से आपको एक डिटेल वीडियो लाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।